students, in this section we will start with the biology or foundation course, the topics of biology. ठीक है, two topics are there that we have completed in syllabus. One is cell biology and another is tissue, है ना. So cell biology is cytology and the studies of tissue is histology. So two sections we have completed. Now let's start some extra points of both of these chapters that are not included in our NCERT syllabus but can be asked in NTSC for Olympiad. तो जी फाउंडेशन और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें सेल जो चैप्टर है उसका क्या क्या सेक्शन इन्वॉल्व होता है वो हम देखते हैं. देखो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और जिस मेथड से मैंने आपको करवाया है, बुक से अलग करवाया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिटेल में करने का है ना, उसको अलग से स्टडी करते हो तो वहां पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वही एग्जाम में पूछते हैं. हमने सिर्फ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं किया है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो नहीं किया है, लेकिन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो हमने डिटेल में किया है. ठीक है, तो हम प्लांट से मतलब सेल से स्टडी करते हैं. तो अगर मान लो प्लांट सेल की बात करें या कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो सेल जो है उसको हम यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं तो कॉमन एग्जांपल अगर हम सेल का लेते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं आएगा. लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो देखो सेल को टू क्लियर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहले प्रोटोप्लाज्म. नाउ मैंने आपको बताया है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग साइटोप्लाज्म. लिविंग साइटोप्लाज्म मतलब सेल का वो फ्लूइड जिसमें लिविंग ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. और अगर प्लांट सेल की बात करो, इफ द सेल इज प्लांट, ठीक है, तो इसका जो दूसरा सेक्शन होता है सेल वॉल. अब यहाँ पर मतलब कोई भी अगर एनिमल सेल है तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इनसाइड जो मटेरियल है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक तो आउटर मेम्ब्रेन और मटेरियल जो मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा पार्ट है, ऑर्गेनेल है, फ्लूइड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब. ठीक है, तो अगर प्लांट की बात करो तो सेल वॉल, अदरवाइज यहाँ पर क्या आएगा सेल मेम्ब्रेन. अगर सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा. ठीक है, नाउ दिस प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स, है ना, प्लांट्स की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम इसको सेल वॉल लिखते हैं. अब प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसमें जो आता है वो आता है सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको जो सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे इसमें आएगा साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म मींस वो फ्लूइड जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है और दो जो पार्ट्स ऑफ सेल है डिफरेंट वो सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, फिर हम यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल और एक और सेक्शन आता है सेल ऑर्गेनेल जो है वो इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन होता है सिंगल लेयर, डबल लेयर और अनलेयर्ड, है ना. तो यहाँ पर देखो सिंगल मेम्ब्रेनस ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनके ऊपर ओनली एक सिंगल मेम्ब्रेन है, जिसका एक एग्जांपल हमने किया हुआ लाइसोसोम, है ना. सो सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन एंड नॉन मेम्ब्रेनस. ठीक है, द वर्ड इज मेम्ब्रेनस, है ना. सबके लिए मैंने एक कॉमन लिख दिया, जैसे सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस. अब क्लियर हो गया होगा, जैसे डबल मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है. फिर इंपॉर्टेंट क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से ऑर्गेनेल है, जिसमें से एक हमने पढ़ा है लाइसोसोम, है ना. अब यहाँ पर किसी का भी सबके टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ड वाइज क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ऑप्शंस है तो आपको एटलीस्ट आंसर पता है तो मतलब ऑप्शंस पता है तो आप आंसर इजीली पिक आउट कर पाओगे. कई बार वर्ड जो होते हैं वो अननोन होते हैं, जैसे यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की जगह आपको एक और वर्ड भी मिल सकता है. अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखते और प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट. ठीक है, ये वर्ड भी हो सकता है. उसमें प्रोटो मतलब लिविंग मीनिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग नहीं बना. तो यहाँ पर आते हैं फिर से सेल ऑर्गेनेल को हमने मेम्ब्रेन बेसिस पे 3 कैटेगरी में रखा है. सिंगल मेम्ब्रेन,
कवर्ड, है ना, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेनस। तो अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करो तो देखो इंपॉर्टेंट है दोनों ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडीज, और कुछ लोग इसको गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं, दोनों गोल्जी बॉडीज। फिर लाइसोसोम आपका किया हुआ है, ठीक है। लाइसोसोम आपको पता है कि वो मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसकी, तभी वो इमरजेंसी और इंजर्ड कंडीशन में रप्चर करके उसके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से सेल जो होती है वो डेड हो जाती है। और वी कैन से द डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट द होल सेल, है ना। तो लाइसोसोम हो गया। फिर यहीं पर और दो वर्ड आएंगे जो हम उसका डिटेल हम नेक्स्ट सेक्शन में जब हम इंडिविजुअल करेंगे तब हम करेंगे। एक है ग्लाइऑक्सिसोम्स और दूसरा है परऑक्सिसोम्स, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा नया लगेगा, लेकिन आपको बहुत डिटेल नहीं करना, सिर्फ टर्म्स पता होनी चाहिए कि ये टर्म आपको नोन है, इस टर्म के बारे में आपको पता है कि क्या है। जैसे ग्लाइऑक्सिसोम्स, सोम्स जो वर्ड है, सोम मतलब बॉडी, है ना, लाइसोसोम तो बॉडी, जो सोमा जो वर्ड है, सोम जो वर्ड है, दैट इज रिलेटेड विद द बॉडी और द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिसोम मतलब वो ग्लूकोज से रिलेटेड होगी कोई टर्म। फिर परऑक्सिसोम्स आएगा जो इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो क्या होते हैं वो हम डिटेल में फिर से करेंगे। देन डबल मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद देखो मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप उसमें ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में प्लास्टिड्स जितने भी आ गए सारे प्लास्टिड्स आ जाते हैं। हम यहाँ पर प्लास्टिड में 3 टाइप के मैंने आपको बताया हुए हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ल्यूकोप्लास्ट आर फॉर द स्टोरेज फंक्शन एंड क्रोमोप्लास्ट गिव color other than green, responsible for color of flower or leaves or different color, है ना। and the green part or green color is chlorophyll is responsible for green color, है ना। तो यहाँ पर डबल लेयर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं कई बार, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं, तो उसमें है एक है राइबोसोम जो हमारे सिलेबस में है, एंड definitely you know that ribosomes are known as protein factory of the cell, है ना। तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं, और ये जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बाद एक और ऑर्गेनेल है जिसका डिटेल हमने नहीं किया है, दैट इज सेंट्रोसोम, ठीक है। ये आपने अगर कुछ एनटीएससी की बुक्स की है तो उसमें एक वर्ड है सेंट्रियोल, जो आप एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो वहाँ का जो सेंट्रियोल वो जो है वो एक्चुअली सेल डिवीजन से रिलेटेड है। जब हम सेल डिवीजन करेंगे डिटेल में सेक्शन में तब हम सेंट्रियोल पे भी आएंगे। तो मेम्ब्रेनस नॉन मेम्ब्रेनस में आपको 2 इंपॉर्टेंट लर्न रखने के, राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम मीन्स सेंट्रियोल। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि डबल लेयर कौन से हैं और सिंगल लेयर कौन से और नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कौन से। तो हमने यहाँ पर डिवीजन किया था साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स का, ठीक है। फिर जो सेल वॉल है वहां पर इतना कोई डिवीजन नहीं है। अब जब हम आते हैं ये जो सेक्शन है इसमें साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल में हम एक इम्पोर्टेंट, जैसे हमने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग किया था, न्यूक्लियस को भी एक अलग सेक्शन में रखा था क्योंकि दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। और इसको एक और वर्ड भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में की बुक में दिया हुआ है न्यूक्लियस के लिए, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, ठीक है। तो बिकॉज दिस न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट और we study as a different section of the cell, that's why in classification we can keep nucleus in a separate way, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब ये क्लासिफिकेशन अगर आप करते हो तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का मीन्स हमारी बुक से थोड़ा अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है।
सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल और द कंटेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो सेल के कंटेंट है उन पे ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है। अब वन बाय वन हम ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करने हैं और लर्न करना है ना। जो अगर आपके पास कोई देखो थ्योरी में हम बहुत ज़्यादा डिटेल किसी बुक की नहीं पढ़ सकते जितना हमारे टेक्स्ट बुक में है वो, और उसके बाद कुछ पॉइंट हम मेमोराइज कर सकते हैं हमारे लेवल के, है ना। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हमको नहीं करना। तो हम सेल वॉल से स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन कंटेंट क्या है, जिससे बना होता है सेल्यूलोज, ठीक है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एब्सेंट इन प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट अबाउट सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल वॉल की जो प्लांट सेल की जो शेप होती है, रिजिड शेप, है ना, वो सेल वॉल की वजह से होती है। और सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट। तो कौन से सेल ऑर्गेनल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग और डेड, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो सेल वॉल डेड होता है और जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है और जो एजिंग ऑफ प्लांट होती है तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स होती है वो, जैसे हमने पढ़ा था स्क्लेरेंकाइमा में भी, तो वो और ज़्यादा थिकन होती जाती है सेल वॉल। और अल्टीमेटली जैसे कोकोनट और जूट फाइबर से इनमें चेंज हो जाती है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, शेप प्रोवाइड करना हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है। दिस इज परमिएबल फॉर वाटर, इट इज नॉट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, you know that you can easily differentiate between cell membrane and cell wall, ठीक है। तो it is permeable for water and मतलब इसके साइज ये किसी को भी मतलब परमिएबल कह सकते हैं, सेलेक्ट नहीं करता है, सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, इजीली इट कैन परमिट डिफरेंट साइजेस मॉलिक्यूल, ठीक है। मेन ये है प्रोवाइड स्ट्रेंथ है, प्रोटेक्शन है, सो कैन प्लांट बियर प्रेशर और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, बियर कर सके, इसलिए सेल वॉल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करो तो सेल मेम्ब्रेन में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, एक वर्ड है प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो जो लेमा वर्ड आपको वो और भी जगह मिलता है, जैसे नर्व की जो नर्व सेल जो होती है उसकी मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ज़्यादा अबव लेवल हो जाता है, इसलिए हमने ये सब नहीं किया। तो सेल मेम्ब्रेन की बात करो तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, ठीक है। और आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, प्रोटीन्स एंड लिपिड। लिपिड में फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स में ग्लाइकोप्रोटीन, ये हमने किया हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं इसका सेल मेम्ब्रेन का, उसका एक मॉडल का नेम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, जिससे हम सेल मेम्ब्रेन को अभी रिसेंटली स्टडी कर सकते हैं। और अगर आपको याद है, वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था सेल मेम्ब्रेन का वो यही था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक बार मैंने ओलंपियाड में कहीं पूछा हुआ है कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और द मॉडल विच एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वो मैं अभी ड्रॉ करती हूँ। सेल मेम्ब्रेन की बात करो तो रिजिड नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, इट कैन बी फोल्डेड, इट कैन बी ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सो इट सेलेक्ट्स द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द मटेरियल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसी को शॉर्ट में कभी कभी SPM भी कहते हैं, और इसी से क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वहां से कंफ्यूज नहीं होना। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ही है ना। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करो तो हमने इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। ये मैंने लिपिड्स बनाए थे इस तरह के, और ये इसके इस तरह के टू मतलब पार्ट्स होते हैं, ये भी मैं
थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये 2 पार्ट्स है और यहाँ पर ये जो है इस टाइप का जो प्रोटीन है वो इस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये दोनों साइड ये जो है लिपिड का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसका मीनिंग क्या है? ये जो आपको मोज़ेक का मतलब मूवेबल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको लिविंग स्ट्रक्चर है और इसमें जो प्रोटीन है वो अंदर और बाहर होते रहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, उनका शेप भी अलग अलग इस टाइप से भी हो सकता है। तो बाहर की साइड प्रेजेंट है तो एक्सट्रिंसिक और अंदर की साइड प्रेजेंट है तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये जो लेयर हम बना रहे हैं ये है लिपिड की लेयर है, ठीक है। और इस लिपिड की लेयर में 2 पार्ट बाई लेयर होती है, मतलब 2 लेयर लिपिड की होंगी और ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे जैसे ये मैंने बनाई, एक ऊपर है और ये नीचे है, पूरा बाई लेयर, मतलब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर आप इसके डायग्राम्स के आप कहीं भी देख सकते हैं नेट पे। लिपिड बाई लेयर हो गया, प्रोटीन का मूवेबल स्ट्रक्चर हो गया, मींस चैनल लाइक प्रोटीन विच आर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। अब इसमें जो है वो लिपिड के बारे में ये नहीं बताया हुआ है कि वो वाटर के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। एक्चुअल में जो लिपिड के जो ये फेस मतलब लिपिड की जो स्ट्रक्चर, इसमें 2 स्ट्रक्चर दिख रही है इस टाइप की, एक राउंड है और इस टाइप का फाइबर है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो होती है वो वाटर के लिए है ना, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। अब ये फोबिक और फिलिक वर्ड जो है वो फोबिक का मतलब अपने फोबिया से ले सकते हो। फोबिया मतलब पता है ना, कोई उस चीज से बहुत रिपल्शन टाइप का होना है ना वो। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, वाटर को रिपेल करने वाला पॉइंट, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक जो वर्ड है वो है लिविंग से लविंग से रिलेटेड है। लविंग मतलब वो लॉन्ग क्लो वाला नहीं, लविंग मीन्स लवेबल, है ना। तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग पार्ट, है ना। और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटिंग पार्ट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल को वो रिपेल करते हैं स्ट्रक्चर से, है ना। तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो वाटर मॉलिक्यूल की एग्जिट और एंट्री को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये अगर कहीं वर्ड आपको मिल जाए तो इसमें आपको इतना समझने का है। फंक्शंस क्या हो सकते हैं? अगेन मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, प्रोटेक्शन, it controls the entry and the exit of the cell and allow only useful substances enter into the cell. It also allow the poisonous or dangerous and harmful substances to get exit of the cell, ठीक है। तो it is the limiting boundary of the cell भी कह सकते हैं, इसको limiting boundary है। और मैंने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, क्योंकि हम एक्सरसाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है वो मैं आंसर वाइज आपको बताऊंगी कि एनटीएससी में प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। देन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ऑब्वियसली ये हम डिटेल में कर चुके हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस कंट्रोल होता है सेल मेम्ब्रेन से। फिर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से रिलेटेड पता होने चाहिए। ये हम एक बार देख लेते हैं कि श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा, श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये टर्म है जो आपको कहीं बुक में नोट कर लेनी है, जिन पे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कब होता है ये आप बताइए। ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि पहली बात तो ऑस्मोसिस को वाटर मॉलिक्यूल से रिलेट करो। अगर आपने जो सेल है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन मतलब शुगर सिरप बहुत ज़्यादा आपने बाहर रख दी और उसमें अगर आपने रेजिन रखा है तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड है अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वो ज़्यादा है वो बाहर आते हैं और जो साइटोप्लाज्म होता है अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है। That condition is known as shrinking of protoplasm. इनका टर्म्स है, ये इनको प्लांट सेल में ये जो श्रिंकिंग होता है इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है।
प्लांट सेल में ड्यू टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है आपको, इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कई बार डायग्राम दिए हुए होते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा हुआ होता है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसमें सेल कंडीशन दिखाई हुई होती है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगी डायग्राम देख के कि आप बताइए कि इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है कि सेल कंडीशन आपको पता लग रही है, ठीक है। एनिमल सेल में इसको बोलते हैं, इसी श्रिंकिंग ऑफ जो साइटोप्लाज्म है उसको एनिमल सेल में बोलते हैं क्रीनेशन, ठीक है। थोड़ा वर्ड आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। श्रिंकिंग ऑफ एनिमल सेल इन shrinking of protoplasm in animal cell and shrinking of protoplasm in plant cell, okay. Then phagocytosis, ये बहुत important word है, phagocytosis, ठीक है। अब एक्चुअल में फैगो मतलब होता है ईटिंग, सेल ईटिंग। ये जो वर्ड है ये अमीबा से आया है। अमीबा जो अपना फूड कैप्चर करता है, फूड अंदर लेता है, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगो मतलब फूड, फैगो मतलब ईटिंग और सेल मतलब थ्रू सेल, है ना। तो सेल ईटिंग प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस एंड द अनदर वर्ड इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। ये इजीली समझ में आता है, पिनो मतलब पीने से रिलेटेड होगा, तो फैगोसाइटोसिस मींस सेल ईटिंग प्रोसेस, है ना, और पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। अब ड्रिंकिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, वो एक सेल में वाटर का जो एंट्री और एग्जिट है दैट इज सेल ड्रिंकिंग। दोनों वर्ड को मिला के, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, फैगोसाइटोसिस प्लस पिनोसाइटोसिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस मींस व्हाट, एंडो मींस अंदर, साइटो मींस सेल, है ना। तो कुछ भी मटेरियल अंदर लेना, स्पेशली अगर फूड की बात करूं तो फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, वाटर की बात करेंगे, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स की बात करेंगे जो वाटर के थ्रू अंदर आ रहे हैं, तो दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड द कंबाइंड वर्ड नोन एज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये एक समझ सकते हैं कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो फैगोसाइटोसिस का अपोजिट है ना, या एंडोसाइटोसिस का अपोजिट है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब वाटर का बाहर निकलना या सेल्यूलर मटेरियल का बाहर निकल जाना, और एंडोसाइटोसिस का मतलब है सेल्यूलर बाहर का जो मटेरियल है उसको सेल के थ्रू अंदर लेना। तो दीज टू वर्ड आर कंट्रोवर्शियल, मींस एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल है, प्लाज्मोलाइसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ऑन नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल इन दिस वे ओनली। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इनको ही हम स्टडी करेंगे, और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम वो एक्सरसाइज करेंगे जो एनटीएससी में पूछी हुई है, या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको जेईई नीट में प्रिपेयर करने हैं तो वो। पर ये जो हम पार्ट कर रहे हैं ये वो पार्ट है जो आपको आगे तक, मतलब जब आप साइटोलॉजी पढ़ोगे बायोलॉजी में हायर स्टैंडर्ड में, तो वहां पर बहुत काम लगेगा, ओके।